ध्वनिर्वर्णापदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर सुनील गोयल, प्राध्यापक एवं डीन समाज विज्ञान एवं प्रबंधन अध्ययनशाला तथा कृषि एवं ग्रामीण विकास अध्ययनशाला डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय डॉक्टर अम्बेडकर नगर महू इंदौर मध्य प्रदेश आप सभी विद्यार्थियों, आदरणीय प्राध्यापक गणों तथा देवियों और सज्जनों का मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन एंड रिसर्च सेंटर द्वारा आयोजित एवं संचालित इस वीडियो कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। BA द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र ग्रामीण, नगरीय और जनजातीय समाज की इकाई 2 के अंतर्गत आयोजित आज के इस वीडियो कार्यक्रम का शीर्षक है पंचायती राज और सत्ता का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज एंड डिसेंट्रलाइजेशन। आइए इस पर अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आज के इस वीडियो कार्यक्रम को देखने एवं सुनने के पश्चात भारत में पंचायती राज की व्यवस्था, भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण किस प्रकार से किया गया है, विशेष रूप से 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायतों को किस प्रकार से अधिकार दिए गए हैं, उनके कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं और सत्ता का विकेंद्रीकरण करके किस प्रकार से वित्तीय अधिकार, विकास के अधिकार पंचायतों को सरकार द्वारा सौंपे गए हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। साथ ही महिलाओं को सत्ता का विकेंद्रीकरण का मुख्य केंद्र बनाने में 73वें और 74वें संशोधन की क्या प्रमुख विशेषता रही है, क्या प्रमुख भूमिका रही है, इस पर भी आज हम इस वीडियो प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। आइए आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बाद स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल गवर्नमेंट को मजबूत आधार लगातार मिलता जा रहा है, लेकिन इससे पहले भी स्थानीय शासन के निकाय बनाने के लिए कुछ प्रयास हो चुके थे। इस सिलसिले में पहला नाम आता है 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP। इस कार्यक्रम के पीछे भारत सरकार की यह सोच थी कि स्थानीय विकास को विभिन्न गतिविधियों में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। इसी पृष्ठभूमि में ग्रामीण इलाकों के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई। कुछ प्रदेश मसलन गुजरात, महाराष्ट्र में सन 1960 में ही निर्वाचन द्वारा बने स्थानीय निकायों की प्रणाली को अपना लिया गया था, लेकिन अनेक प्रदेशों में इस स्थानीय निकायों की शक्ति इतनी नहीं थी कि वे स्थानीय विकास की देखभाल कर सकें। ये निकाय वित्तीय मदद के लिए प्रदेश और केंद्रीय सरकार पर बहुत ज्यादा निर्भर थे।
कई प्रदेशों ने तो यह तक नहीं माना कि निर्वाचन द्वारा स्थानीय निकाय स्थापित करने की जरूरत भी है। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे सामने हैं जहां स्थानीय निकायों को भंग करके स्थानीय शासन का जिम्मा भी सरकारी अधिकारियों को सौंप दिया जाता था। कई प्रदेशों में अधिकांश स्थानीय निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से ही होते रहे हैं। अनेक प्रदेशों में स्थानीय निकायों के चुनाव समय समय पर स्थगित होते रहे हैं। सन 1857 के बाद स्थानीय शासन की संस्थाओं के गहन पुनरावलोकन की शुरुआत हो गई। सन 1979 में पी के संथुल समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश कर दी थी। समिति ने यह सिफारिश की कि स्थानीय शासन की संस्थाओं के चुनाव समय समय पर कराए जाएं, उनके समुचित कार्यों की सूची तय की जाए और ऐसी संस्थाओं को धन प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए। आखिर कहां पहुंचे हम? आखिर क्या समझे हम? जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर दोनों स्थानीय शासन के निकायों को लेकर खास उत्साहित नहीं थे। क्या स्थानीय शासन को लेकर उनकी आपत्तियां एक जैसी थी? सन 1992 में पहले स्थानीय शासन को लेकर संविधान प्रावधान क्यों था? सन 1960 और 1970 के दशक में किन प्रदेशों में स्थानीय शासन की स्थापना हो चुकी थी? ऐसे अनेक प्रश्न हैं हमारे सामने जो कि अनुत्तरित थे। और इसी दृष्टिकोण से संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को भारतीय संसद ने मंजूरी दी। सन 1989 में केंद्र सरकार ने 2 संविधान संशोधनों की बात आगे बढ़ाई। इन संशोधनों का लक्ष्य था स्थानीय शासन को मजबूत करना, पूरे देश में इसके कामकाज और बनावट में एक रूपता लाना। यहां पर मैं विशेष रूप से इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि ब्राजील के संविधान में प्रांत संघीय जिले तथा नगर पालिका परिषद की व्यवस्था पूर्व से ही थी। इनमें हर एक को स्वतंत्र शक्तियां भी प्रदान की गई थी। इनका न्यायाधिकार भी अलग अलग है। जिस तरह रिपब्लिक गणराज्य राज्यों के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ठीक उसी तरह राज्य भी नगर पालिका परिषद के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसके बाद 1992 की यदि मैं बात करूं तो संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को संसद ने पारित किया। संविधान का 73वां संशोधन भारत के गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है। इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्थाओं की संस्थाओं से है। संविधान का 74वां संशोधन शहरी स्थानीय शासन नगर पालिका से जुड़ा हुआ है। सन 1993 में 73वां और 74वां संशोधन लागू हुआ। हमने पहले ही देखा है कि स्थानीय शासन को राज्य की सूची में रखा गया है। प्रदेशों को इस बात की छूट है कि वे स्थानीय शासन के बारे में पूरी तरह अपना कानून बनाएं, लेकिन संविधान में संशोधन हो जाने के बाद प्रदेशों को ऐसे कानून बदलने पड़े ताकि उन्हें संशोधित संविधान के अनुरूप किया जा सके। प्रदेशों को इन संशोधन के आलोक में स्थानीय शासन के अपने अपने कानून में जरूरी बदलाव करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया था।
आइए अब हम नजर डालते हैं 73वें संविधान संशोधन पर। इसमें क्या क्या बदलाव हुए, किस प्रकार से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से हुई है, और 73वां संशोधन लागू होने के पश्चात सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा स्थापित हो गया, और यह ढांचा त्रिस्तरीय है। सबसे नीचे यानी कि पहली पायदान पर ग्राम पंचायत आती है। ग्राम पंचायत के दायरे में एक अथवा एक से ज्यादा गांव भी हैं। मध्यवर्ती स्तर यानी कि बीच का पायदान मंडल का है, जिसे खंड या तालुका भी कहा जा सकता है। इस पायदान का पर कायम स्थानीय शासन के निकाय को मंडल या तालुका पंचायत या जनपद पंचायत भी कहा जाता है। जो प्रदेश आकार में छोटे हैं वहां मंडल या तालुका यानी कि तालुका पंचायत होती है। सबसे ऊपर वाले तल पर जिला पंचायत का स्थान है। इसके दायरे में जिले का पूरा ग्रामीण इलाका आता है। संविधान के 73वें संशोधन में इस बात का भी प्रावधान है कि ग्राम सभा अनिवार्य रूप से बनाई जानी चाहिए। पंचायती हलके में मतदाता के रूप में दर्ज हर वयस्क व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य अनिवार्य रूप से होता है। ग्राम सभा की भूमिका और कार्य का फैसला प्रदेश के कानूनों से होता है। अब प्रश्न हमारे समक्ष यह होता है कि क्या ग्राम सभा पूरे गांव के लिए एक लोकतांत्रिक मंच का कार्य करती है? क्या ग्राम सभा की बैठकें सचमुच नियमित रूप से होती है? आइए इस पर प्रदेश की सरकारों ने क्या क्या काम किया है उस पर भी एक नजर डालेंगे। सबसे पहले बात कर लेते चुनाव की। पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तर के चुनाव सीधे जनता करती है। हर पंचायत निकाय की अवधि 5 साल की निर्धारित है। यदि प्रदेश की सरकार 5 साल पूरे होने से पहले पंचायत को भंग करती है तो इसके 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए। निर्वाचित स्थानीय निकायों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने वाला यह महत्वपूर्ण प्रावधान संविधान के 73वें संशोधन से लागू हो चुका है। संविधान का 73 संशोधन से पहले कई प्रदेशों में जिला पंचायती निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होते थे, और पंचायती संस्थाओं को बंद करने के बाद तत्काल चुनाव कराने के संबंध में कोई प्रावधान ही नहीं था। इस 73वें संविधान संशोधन में आरक्षण का भी प्रावधान है। सभी पंचायती संस्थाओं में अब 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। तीनों स्तरों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सीट की आरक्षण की व्यवस्था भी इसके अंदर की गई है। यह व्यवस्था अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में की गई है। यदि प्रदेश की सरकार जरूरी समझे तो वह अन्य पिछड़ा वर्ग को भी सीट में आरक्षण दे सकती है। यह प्रावधान 73वें संविधान संशोधन में किया गया है। और यहाँ यह बात खास तौर से गौरतलब है कि यह आरक्षण पंचायत के मात्र साधारण सदस्यों की सीट तक सीमित नहीं है। तीनों ही स्तर पर अध्यक्ष पद तक आरक्षण दिया गया है, यानी कि जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष तक यहाँ पर 73वें संशोधन के माध्यम से महिलाओं को, अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दिया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी सीट महिला उम्मीदवार और अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य के लिए एक साथ आरक्षित
की जा सकती है। इस तरह सरपंच का पद कोई दलित अथवा आदिवासी महिला धारण कर सकती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है। विषयों का स्थानांतरण, कई सारे विषय जो राज्य की अनुसूची में थे वह 73वें संशोधनों से उसे पंचायतों को स्थानांतरित कर दिया गया है। ऐसे 29 विषय जो राज्य की सूची में थे अब पहचान कर संविधान की 11वीं अनुसूची में दर्ज कर दिए गए हैं। इन विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया गया है। अधिकांश मामलों में इन विषयों का संबंध स्थानीय स्तर पर होने वाले विकास और कल्याण के कामकाज से है। इन कार्यों का वास्तविक हस्तांतरण प्रदेशों के कानून पर निर्भर है। हर प्रदेश ने यह फैसला किया है कि इन 29 विषयों को एक समय सीमा बनाकर उसे पंचायतों को हस्तांतरित कर दिया जाए। यहाँ मैं विशेष रूप से इस बात की भी चर्चा करना चाहूंगी, अनुच्छेद 243 ख पंचायतों की शक्ति, पंचायतों के प्राधिकार और उत्तरदायित्व किसी प्रदेश की विधायिका कानून बनाकर 11वीं अनुसूची में दर्ज मामलों में पंचायतों को ऐसी शक्ति और प्राधिकार प्रदान कर सकती है। और कई सारी राज्य सरकारों ने इस ओर कदम आगे बढ़ा भी लिए हैं। और यदि विद्यार्थियों के हितार्थ में इस सूची में दर्ज कुछ विशेष विषयों का यहाँ पर उल्लेख भी करना चाहूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कृषि, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल संचय, लघु उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग, ग्रामीण आवास, पेयजल, सड़क, पुलिया का निर्माण करना हो, ग्रामीण विद्युतीकरण का काम करना हो, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाना हो गांव में, शिक्षा, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा को प्रदान करना हो, तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना हो, व्यवसायिक शिक्षा यदि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को प्रदान करना हो, वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम वहां पर चलाना हो, पुस्तकालय की स्थापना करना हो, सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करना हो, कोई मेला लगाना हो, कोई बाजार लगाना हो, स्वास्थ्य और साफ सफाई की सुविधाएं प्रदान करना हो, परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाना हो, महिला और बाल विकास से संबंधित योजनाओं को लागू करना हो, सामाजिक कल्याण की बात हो, कमजोर तबकों का कल्याण करना हो, खास तौर से अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण की बात, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे अनेक विषय अब राज्य ने पंचायतों को स्थानांतरित कर दिए हैं। इससे पंचायतों की शक्ति में वृद्धि होती जा रही है। पंचायत अब गांव के विषय गांव में ही उसका समाधान करने के लिए स्वतंत्र हो गई है। भारत के अनेक प्रदेशों के आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में 73वें संशोधन के प्रावधान को पहले दूर रखा गया था। ये प्रावधान पहले उन पर लागू नहीं होते थे। सन 1996 में अलग से एक अधिनियम बना और पंचायती व्यवस्था के प्रावधानों के दायरे में इन क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया गया। अनेक आदिवासी समुदायों, इनमें जल, जंगल, जोहड़ जैसे साझे संसाधनों की देखरेख, उनके रीति रिवाज मौजूद हैं। इसके माध्यम से, इस अधिनियम के माध्यम से इन सभी अधिकारों की, आदिवासियों के इन सभी अधिकारों की रक्षा भी की गई है। इस संविधान संशोधन में राज्य चुनाव आयुक्त के पद का निर्माण भी किया गया है। प्रदेशों के लिए जरूरी है कि वे एक राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करें। इस आयुक्त को यह जिम्मेदारी सौंपी जाए कि वह पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव कराए। पहले यह काम प्रदेश का प्रशासन करता था, जो प्रदेश की सरकार के अधीन होता था। अब यह काम भारत के चुनाव आयुक्त के समान
प्रदेश के चुनाव आयुक्त को भी एक स्वायत्त शासी संस्थान बना दिया गया है, यानी कि उसे एक स्वतंत्र अधिकारी घोषित कर दिया गया है। उसके कार्यालय का संबंध भारत के मुख्य चुनाव आयोग से नहीं होता है। इसके अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई है। प्रदेश की सरकारों के लिए हर 5 वर्ष पर एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना इसके अंतर्गत जरूरी कर दिया गया है। यह आयोग प्रदेश में मौजूद स्थानीय शासन की संस्थाओं को आर्थिक स्थिति का जायजा लेकर उन्हें किस प्रकार की मदद प्रदान की जानी है, वित्तीय मदद किस प्रकार से प्रदान की जाने वाली है, उसका ढांचा तैयार कर अपनी अनुशंसाएं प्रदेश सरकार को सौंपता है। तो ये तो थी बात 73वें संविधान संशोधन की। आइए अब एक नजर हम 74वें संविधान संशोधन पे भी डाल लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा है, 74वां संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय शासन के निकाय यानी कि नगर पालिका से है। अब प्रश्न हमारे समक्ष उत्पन्न होता है कि शहरी इलाका किसे कहते हैं? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली जैसे बड़े नगरों को पहचानना, महानगरों को पहचानना तो बहुत आसान है, लेकिन जो शहरी इलाके गांव और नगरों के बीच होते हैं उन्हें पहचान करना, उनकी पहचान करना इतना आसान नहीं। और भारत की जनगणना में शहरी इलाके की परिभाषा करते हुए यह जरूरी माना गया है कि ऐसे इलाके में कम से कम 5,000 की जनसंख्या हो, उस इलाके के कामकाजी पुरुषों में कम से कम 75% खेती बाड़ी के काम से अलग माने जाने वाले पेशे के हों और जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। सन 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की लगभग 31% जनसंख्या शहरी इलाकों में रहती है। अनेक रूपों में 74वां संशोधन संविधान के 73वें संशोधन का दोहराव भी माना जाता है, लेकिन यह 74वां संशोधन शहरी इलाकों से ही संबंधित है। 73वें संशोधन के अनेक मुद्दे, अनेक प्रावधान, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, आरक्षण, विषयों का हस्तांतरण, प्रादेशिक चुनाव आयोग, प्रादेशिक वित्त आयोग 74वें संशोधन में भी शामिल है तथा नगर पालिकाओं पर यह लागू होते हैं। संशोधन के अंतर्गत इस बात को भी अनिवार्य बना दिया गया है कि प्रदेश की सरकार कुछ एक निश्चित कार्य करने की जिम्मेदारी शहरी अभिकरणों को, शहरी स्वायत्तशासी अभिकरणों या संस्थाओं पर छोड़ देगी। यह कार्य संविधान की 12वीं अनुसूची में लिखे गए हैं। अब प्रश्न हमारे समक्ष यह पैदा होता है या यह आता है कि संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन का क्रियान्वयन, अब 73वें संशोधनों के प्रावधानों को लागू करने के लिए कानून तो बना दिए गए हैं। इन प्रावधानों को अस्तित्व में आए अब लगभग 30 वर्ष हो चुके हैं और इस अवधि में अधिकांश प्रदेशों में स्थानीय निकायों के चुनाव अनेकों बार हो चुके हैं। आज ग्रामीण भारत में जिला पंचायतों की संख्या 600 से भी ज्यादा है। यह बात एकदम जाहिर है कि 73वें और 74वें संशोधन ने देश भर की पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिका की संस्थाओं की बनावट को एक सा किया है, एक जैसा कर दिया है। इन स्थानीय संस्थाओं की मौजूदगी ही देश के विकास में अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें शासन में जनता की भागीदारी के लिए माहौल तैयार करने में बहुत बड़ी मदद मिली है और विशेष तौर पर महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधानों के कारण स्थानीय निकायों में भारी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी सुनिश्चित की गई है।
निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की एक बहुत बड़ी संख्या अध्यक्ष और सरपंच जैसे पदों पर आसीन हो चुकी है। और निश्चित तौर पर जब हम बात करते हैं महिला और बाल विकास की, जब महिलाएं सरपंच जैसी कुर्सी पर, जब महिलाएं जिला और जनपद पंचायत अध्यक्ष जैसी कुर्सी पर, जब महिलाएं स्थानीय नगरीय स्वशासन के अंतर्गत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठती है, तो निश्चित तौर पर उसका पहला प्रयास ये होता है कि महिलाओं और बच्चों का कल्याण करना। एक नई दिशा की ओर देश इससे जा रहा है। महिला और बाल विकास अब प्राथमिकता की सूची में शामिल हो चुके हैं और इससे महिलाओं में शक्ति और आत्मविश्वास की भावना भी जागृत हो गई है। इन संस्थाओं में महिलाओं की उपस्थिति से सरकारी प्रक्रियाएं, सरकारी सोच, सरकारी कामकाज के तरीके, काम धंधे के समझ जैसी अवधारणाएं भी महिलाओं को समझ में आ रही है। अनेक मामलों में तो यहां तक पाया गया है कि स्थानीय निकायों के विचार विमर्श में महिलाओं की मौजूदगी उसमें नया परिप्रेक्ष्य जोड़ रही है और चर्चाएं अब ज्यादा संवेदनशील होने लग गई हैं। अनुसूचित जाति की बात करें, अनुसूचित जनजाति की बात करें, तो इस आरक्षण को संविधान संशोधन ने ही अनिवार्य बना दिया है और इससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कल्याण की विचारधारा को बल मिला है। कल्याण करने में सरकार की योजनाएं अधिक कारगर सिद्ध हो रही है और विशेष तौर पर जो 29 विषयों को स्थानीय स्वशासन में शामिल किया गया है, उन विषयों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान अब केंद्रित किया जाने लग गया है। किस प्रकार से हम नगरों में रहकर ही, किस प्रकार से हम स्वायत्त शासी होकर, किस प्रकार से हम अपने अधिकारों का उपयोग करके नगर में या गांव में हम अपने नगरों का या गांव का विकास कर सकते हैं। हम महिलाओं और बच्चों के कल्याणकारी कार्यक्रमों को बना सकते हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव में शिक्षा की व्यवस्था की बात करें, गांव में कुएं निर्माण की बात करें, गांव में नलकूप लगवाने की बात करें, गांव में पानी के शुद्ध जल की व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात करें, गांव में सड़क निर्माण की बात करें, गांव में विद्युतीकरण की बात करें, गांव में जो है आवास निर्माण जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन की बात करें, गांव में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने की हम बात कर लें, ये सभी व्यवस्थाओं को मजबूत करने में इस त्रिस्तरीय प्रणाली पंचायती राज व्यवस्था ने एक विशेष योगदान लगातार दिया है और लगातार देती चली आ रही है। और मैं विशेष रूप से यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा उन महिलाओं का। आंगनवाड़ी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण की बात कर लें, अस्पतालों में महिलाओं के इलाज की बात कर लें, प्रसूति के लिए महिलाओं को निकटतम अस्पताल तक ले जाने की बात कर लें, हम नवजात शिशुओं की रक्षा की बात कर लें, हम आंगनवाड़ियों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं को पोषण आहार वितरण की बात कर लें, उनकी शिक्षा दीक्षा की बात कर लें, तो निश्चित तौर पर जब त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जब पूरी जनसंख्या का, पूरी आबादी की 50% महिलाएं जब उसका नेतृत्व करने के लिए बैठ जाती हैं, तो एक नई विकास की धारा वहां से बहने लग जाती है, एक नई अवधारणा का वहां पर जन्म हो जाता है, एक नई सोच का जन्म होता है, नई विचारों का जन्म होता है, एक नई संवेदनशीलता का जन्म होता है। कार्य करने की संस्कृति में वहां से परिवर्तन आने लग जाता है। और मित्रों,
विगत 30 वर्षों के अनुभव से यह संकेत लगातार मिल रहे हैं कि स्थानीय शासन के निकाय, चाहे नगरीय निकाय की बात करें चाहे ग्रामीण निकायों की बात करें, वे एक ऐसी विकास की भूमिका को लगातार निभा रहे हैं जो केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यक्रमों को बखूबी से लागू कर रही हैं और बखूबी से जो उसके परिणाम हैं, सफल परिणाम के रूप में हमारे सामने लगातार आ रहे हैं। स्थानीय शासन ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। इसका मतलब है कि सत्ता के वास्तविक विकेंद्रीकरण की अब शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत ही नहीं हो गई है मित्रों, अब हम उस यात्रा में 30 साल आगे बढ़ चुके हैं। और क्यों ना हो, आखिरकार लोकतंत्र का मतलब भी यही होता है कि सत्ता की भागीदार जनता होगी। गांव और शहर के लोगों को यह फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए कि किस नीति, किस कार्यक्रम को उन्हें अपनाना है और किस कार्यक्रम को नहीं अपनाना है। स्थानीय शासन के संबंध में जो कानून बने हैं वे लोकतांत्रिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र की असली परीक्षा कानूनी प्रावधानों में नहीं बल्कि इन प्रावधानों को अमली जामा पहनाने में होती है। मित्रों, मेरा आज यह प्रयास रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय शासन, स्थानीय निकाय की व्यवस्था, केंद्र के विषय, राज्यों के विषयों को किस प्रकार से स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करना, गांव का विकास, नगरों का विकास वहां की स्वायत्त शासी संस्थाओं के माध्यम से ही करना, और किस प्रकार से 73वें और 74वें संशोधनों द्वारा भारत सरकार ने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया है। और इस सत्ता के विकेंद्रीकरण में महिलाओं की भूमिका क्या है, महिलाओं की किस प्रकार से भूमिका रही है, उसके बारे में आज मैंने इस वीडियो प्रोग्राम में चर्चा करने का प्रयास किया है। निश्चित तौर पर पंचायती राज व्यवस्था की बात हो, चाहे सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात हो, इसकी अवधारणा को मैंने समझाने का यहाँ पर भरपूर प्रयास किया है और आप इस अवधारणा से अब भली भांति परिचित भी हो चुके होंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगामी परीक्षाओं के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।